Let's start with question number 42. This is very important question. Question number 42. और क्वेश्चन नंबर 42 जब हम करते हैं तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि मुश्किल नहीं है, बस चीजें हैं इसमें और कुछ नहीं है। सारा का सारा हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्वेश्चन के एंगल से, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। So let's start with the question without wasting any of seconds. So let's start. Mr. Arun, an employee of Arun Corporation Limited, receives the following salary and perquisites from his employer during the previous year 1920. His basic salary is given 4,50,000, and we all know basic salary is going to be fully taxable to all. फिर प्रॉफिट बोनस है। प्रॉफिट बोनस हो, सिंपल बोनस हो, कोई भी बोनस हो, स्टैट्यूटरी बोनस है। प्रॉफिट बोनस फुली टैक्सेबल 17,500। डीए के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। 17,500। कमीशन ऑन सेल्स, नाउ ही हैज बीन awarded with commission on sales. Commission on sales is 28,50,000 into 2%. So this commission on sales will be part of salary 1 as well as part of salary 2. 28,50,000, 2% of this amount, 57,000. Then next comes is advance salary. Advance salary is fully taxable, 37,500. Then employer's contribution towards recognized provident fund is 5,500 per month. ये हम लिख लेंगे जो contribution उसका employer कर रहा है, that is 5,500 into 12. The total amount will be 66,000. और इसमें लिमिट हमें याद है minus 12% of salary 1. तो we'll take 12% of salary 1. तो पहले salary 1 निकाल लेते हैं। 12% of salary 1, and salary 1 is basic salary 4,50,000 plus DA when enters into pay, there is no DA, plus commission on sales. Yes, commission on sales is there, 57,000. इनका हम लेंगे 12%, तो 4,50,000 plus 57,000, total 5,07,000. इसका 12%, it will be 60,840. 60,840. इसमें से माइनस कर देंगे 66,000, it will be 5,160. 5,160. This is the taxable amount. If it comes in positive, it is taxable. If it comes in negative, nothing is taxable. It will be written as nil. The next line says interest credited to provident fund at the rate of 12.5% is 8,700, or as per rule in excess of 9.5 it is taxable. Interest credited to RPF in excess of 9.5%, 9.5% is taxable. और ये 9.5% से exceed करता है. The amount is 8,700. 8,700 into 3 upon 12.5. The taxable amount will work out to 8,700, 2088. This is a taxable amount. If it exceeds 9.5, then traveling allowance is given to him 400, which is utilized for official purposes. तो traveling allowance is also given. और अगर आप देखें
कि ट्रैवलिंग अलाउंस की हमारी लिमिट क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर। तो ये 6 पैक अलाउंसेस में आता है। 6 पैक अलाउंसेस मैंने पहले बताए आपको, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस TADA, देन हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस हमारे इसमें टैक्सेबल होंगे। और ये हमारी ट्रैवलिंग अलाउंस उसी कैटेगरी में है। ट्रैवलिंग अलाउंस मिला कितना उसे, 400 पर मंथ मिल रहा था, नहीं लिखा पर मंथ, तो पर मंथ नहीं लिखा तो एनुअल है, इसका मतलब 400 मिला, और लेस कर देते हैं जितना अलाउड उसने यूज कर दिया, लेस अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, जितना अमाउंट ऑफिशियल ड्यूटीज में यूटिलाइज हो गया उतना हमारा ये डिडक्टेबल होगा। -400, तो टैक्सेबल अमाउंट इज नील, दिस टैक्सेबल अमाउंट इज नील। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, ए रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस in Mumbai, rent of unfurnished house paid by employer is 96,000. फर्नीचर भी दिया है तो फर्निश्ड अकोमोडेशन होगी। फ्री सर्विसेज ऑफ गार्डनर, फ्री सर्विसेज ऑफ वॉचमैन, फ्री सर्विसेज ऑफ कुक, और कोई नीचे अलाउंस नहीं है, कोई नीचे अलाउंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि अब जो हमारे पास चीजें रह गई हैं वो हम, या फिर हम लास्ट में निकालेंगे जैसे हम नॉर्मली निकालते थे। We'll calculate all things in the end. First of all, we'll calculate other things. Other things क्या रहेगी हमारे पास, इसने लिखा है फ्री सर्विसेज ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन लगा लेंगे, वॉचमैन इज 4200, वॉचमैन इज 4200 फुली टैक्सेबल। एक और चीज है हमारे पास, फ्री सर्विसेज ऑफ कुक, कुक भी लगेगा फुली टैक्सेबल, कुक इज अगेन फुली टैक्सेबल। फ्री सर्विसेज ऑफ कुक, कुक की सैलरी 3000। इस क्वेश्चन में एक रह गया है, गार्डनर भी मिला है। वैसे गार्डनर हमने अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए, गार्डनर वाज फुली एग्जम्प्टेड क्योंकि हाउस वाज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। इन दिस केस इट इज फुली टैक्सेबल as house is hired by the employer, as house is hired by the employer। अगर house is hired by the employer तो full wages of the gardener is taxable to specified employees, and gardener की salary is also given 3000। free supply of ration 7500, free supply of ration ये भी fully taxable। ये again obligation of employee met by the employer, fully taxable। 7500 is expenditure incurred by the employer। he owns a house at Chennai, वो आप भी हाउस ओन करता है, जो हाउस ओन करता है and earns a taxable income from this house, that is not taxable under this head, that is taxable under income from house property। जो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे। अब हमारा आ गया रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की बात। हाउस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर हाउस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो हायर्ड में रूल क्या कहता है, पहले रूल लिखेंगे। हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर में होता है 15% ऑफ सैलरी टू और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर या कंपनी एक ही बात है। विच एवर इज लेस, जो लोअर अमाउंट होएगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। 15% ऑफ सैलरी टू और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस, तो लेसर अमाउंट इज टैक्सेबल। तो पहले 15% ऑफ सैलरी टू निकालते हैं। व्हाट इज सैलरी टू, 4,50,000 बेसिक सैलरी, 4,50,000 as basic salary plus DA enters into play, Hani, plus commission, all type of commission here comes 57,000, yes commission is there, plus
statutory bonus, yes, bonus is there, 17,500 plus leave encashment of our previous year, वो है नहीं, plus taxable portion of all allowances. तो इसमें कोई अलाउंस नहीं है, एक ही अलाउंस था ट्रैवलिंग अलाउंस और उसका टैक्सेबल पोर्शन नहीं निकला है तो वो नहीं आएगा. तो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस वो नहीं आएगा. तो बस इतनी ही चीजें आएंगी हमारे पास. 4,50,000 प्लस 57,000 ये सैलरी वन था, प्लस 17,500 बोनस और जुड़ गया. 5,24,500 का 15%. इट इज द अमाउंट जो कम आता है हमारे पास, दैट इज 7,8,675. और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कितना रेंट पे कर रही है कंपनी. रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज 96,000. तो ये पूरा लेंगे, 96,000 पूरा आ जाएगा हमारे पास. 96,000 rent paid by the employer. $96,000. This or this, whichever is less. Or 96,000, whichever is less. तो lesser amount is 7,8,675. ये unfurnished house की वैल्यू आ गई. और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फर्नीचर चार्जेस. फर्नीचर चार्जेस लगाते हैं हम 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर हायर्ड है, फर्नीचर इज हायर्ड, तो एक्चुअल हायर चार्जेस आर टैक्सेबल. और एक्चुअल हायर चार्जेस आई थिंक 12,000 है. रेंट ऑफ फर्नीचर इज 12,000. तो रेंट ऑफ फर्नीचर प्लस 12,000 ये जोड़ लेंगे हम. दिस विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन. और टोटल जो हमारे पास अमाउंट आएगा इसका, दैट इज 90,675. सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन क्वेश्चन में अभी भी थोड़ी सी चीजें जहां तक दिख रहा है वो हैं, उनको बेटा मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों है, वो क्या चीजें हैं. थोड़ी सी 2 लाइनें नीचे रह गई थी, वो भी पढ़ लेते हैं, वैसे हो गया क्वेश्चन. मिस्टर अरुण होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर इन एम्प्लॉयर कंपनी. ये होल्ड करने का मतलब ही इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ये ना भी दिया होता तो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, क्योंकि बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ एनम से अगर किसी बंदे की बढ़ जाती है तो ही इज रिगार्डेड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अरुण मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. एम्प्लॉय कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी पेमेंट करती है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी, क्योंकि हमारा टैक्सेबल इवेंट इनकम है. एक्सपेंडिचर और सेविंग हमारा टैक्सेबल इवेंट नहीं है. ऑन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ ये नहीं लेते हम. डिपॉजिटेड इन पीपीएफ नहीं लेते हम. एलआईसी इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करे तो हम नहीं लेते हैं. तो ये सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, बस हम टोटल करते हैं और ग्रॉस सैलरी की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द ग्रॉस सैलरी राइट नाउ. 4,50,000 plus 17,500 plus 57,000 plus 37,500 plus 5,160 plus 2,088 plus 4,200 plus 13,500 सारे जोड़ लिए. और एक रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन 90,675 आई थिंक plus 90,675. Total comes out to be 6,77,623. और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन यू ऑल नो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो देनी ही देनी है. 50,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, इसको मिलेगी ही नहीं. प्रोफेशनल टैक्स किसी ने नहीं पे किया, ना एम्प्लॉयर है ना एम्प्लॉय ने, तो ये भी नहीं मिलेगी. अगर कोई भी पे करे, एम्प्लॉय पे करे तो डिडक्शन मिलती है. अगर एम्प्लॉयर पे करे
तो ऊपर टैक्सेबल भी होता है, नीचे डिडक्शन भी मिलती है। तो आई थिंक 6,27,623 दिस इज आवर इनकम फ्रॉम सैलरीज आ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 43 we'll be doing this question also. Compute the salary income and the qualifying amount for deduction under section 80C. अब ये जो 80C की डिडक्शन है, इसकी क्वालिफाइंग अमाउंट निकालनी, ये अलग से टॉपिक है, ये अलग से सीखेंगे। राइट नाउ विल बी लर्निंग ओनली इनकम फ्रॉम सैलरी। Mr. R. Shankar, who is working as sales manager of Jet Company Limited, Mumbai. Population is about 25 lakhs. He submits the following particulars of his income. तो सैलरी लिखी है 28,000 पर मंथ, और साथ में लिखा है ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब ड्यू ऑन फर्स्ट डे, ड्यू ऑन लास्ट डे, यहाँ कोई फर्क नहीं है हमारे लिए। फर्क तब पड़ता है, तीन केसेस में फर्क है, मैं आपको बता देता हूँ। तीन केसेस में फर्स्ट डे और लास्ट डे का फर्क आता है। पहला केस, जब ड्यूरिंग द ईयर उसको कोई इंक्रीमेंट मिलती हो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, उससे पिछले में, कि जब इंक्रीमेंट्स लगती हैं तब देखना होता है। अगर पूरा साल सेम सैलरी चल रही है तो ड्यू ऑन फर्स्ट डे और लास्ट डे से कोई फर्क नहीं है। दूसरा फर्क पड़ता है अगर उसने ड्यूरिंग अवर प्रीवियस ईयर में सैलरी ज्वाइन, मतलब जॉब ज्वाइन करी हो। तीसरा है कि वो ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के चला जाए। इन तीन के अलावा फर्स्ट डे और लास्ट डे का क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं है। इंपैक्ट तब पड़ता है अगर ड्यूरिंग अवर प्रीवियस ईयर उसकी सैलरी में इंक्रीज हो, वो जॉब छोड़कर चला जाए, या जॉब ज्वाइन करे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 में, तब हमारे लिए फर्क है। नहीं, ड्यू ऑन फर्स्ट डे और लास्ट डे में देयर इज नो डिफरेंस टू अस। तो बेसिक सैलरी fully taxable to all employees 28,000 into 12, 28,000 into 12, it will be 3,36,000. Then DA 40% enters into pay for retirement benefits. Enters और not enters दोनों लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं DA enters, enters वाले का भी बना लेते हैं कॉलम। पहले टोटल DA लिख लो, 14,000 into 12 into 60% जो नोट एंटर्स, और नीचे 40% विच एंटर्स। 14,000 into 12 into 40%, तो it will be 67,200 enters, और जो नहीं एंटर करता that is 1,008,000। और टोटल HRA सॉरी DA is fully taxable, तो fully taxable DA is 1,68,000। आप सैलरी 1 और सैलरी 2 के लिए अलग से मार्क भी करके लिख सकते हैं कि ये जो 67,200 है, ये जो हमने येलो में रखा है, ये एंटर्स इनटू पे है। दिस इज टू बी टेकन एज एंटर्स इनटू पे। देन एम्प्लॉयर contributes to RPF, same amount is contributed by Mr. Shankar। तो शंकर ने कंट्रीब्यूट करी, हम नहीं लेंगे, हम तो वो हिस्सा लेते हैं जो कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर है, जो हिस्सा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 4,500 into 12, it will be 54,000 minus 12% of salary 1, तो salary 1 is 3,36,000 plus 67,200 plus 67,200। आप सैलरी 1 अलग से लिख भी सकते हैं नीचे अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ये आता है 48,384
minus 48384. It comes out to be 5616. This is taxable amount. अगर नेगेटिव आ जाए तो इग्नोर इट. देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, हमने कहा 9.5% से एक्सीड करेगा तो टैक्सेबल है, और ये 26,000 गिवन है एट द रेट ऑफ 13. तो जिस रेट से होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, और जितना एक्सीड करता है 9.5 से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट विल बी 7,000. Next is entertainment allowance, and entertainment allowance is fully taxable. Entertainment allowance मिला उसे, और entertainment allowance is fully taxable. No deduction for entertainment allowance. It is only allowed to government employees. Entertainment allowance is 12,000 per annum. Already annually given है, so no need to change it. First time आया है उसमें. फिर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है, ये बाद में करते हैं. फ्री यूज ऑफ 1.8 लीटर कार पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस एंड पार्टली फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस. कंपनी ने कार दी है, एम्प्लॉयर ने कार दी है, विच वी आर यूजिंग 50-50 या कुछ भी पार्टली. तो इन दिस केस मोटर कार आप सभी जानते हैं, मोटर कार अगर कंपनी देती है तो छोटी कार हो तो हम लगाते हैं 1800 पर मंथ, और ये बड़ी कार दी है 1.8 लीटर कैपेसिटी 2400 per month is taxable value given by the act. तो 28,800 is the value जो मोटर कार की हमारी टैक्सेबल होगी. उसके बाद अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैनपेप नोटिफाइड एज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. किसने दिया ये पैसा? नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम बाय डिफॉल्ट विल टेक इट एज पेड बाय एम्प्लॉय. LIC प्रीमियम पेड नहीं लिखा, किसने पे किया? अगेन इन्वेस्टेड बाय एम्प्लॉय. अमाउंट डिपॉजिटेड विद नेशनलाइज्ड बैंक, अगेन डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉय. एम्प्लॉय कर रहा है तो हम नहीं लेते, हम तभी लेते हैं व्हेन इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर. और उसके बाद रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन रह गई. इसका रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन में एक छोटा सा पॉइंट है, उसकी बात करते हैं हम, और थोड़ी सी इसमें दिक्कत भी आ सकती है, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे धीरे धीरे करते हुए. इसमें लिखा है रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री रेजिडेंशियल हाउस, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर. रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर ठीक है, पता लग गया हायर्ड है, लेकिन एक ब्रैकेट में जो लिख दी, हाउस वाज गिवन फ्रॉम 1 सितंबर 2019. हमें जो हाउस मिला वो 1 सितंबर 2019 से मिला है, तो ये बीच में दे दिया उसने. दिस इज गिवन टू अस ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर में दे दिया. तो अगर बीच में हाउस दे देता है तो हमने क्या करना है, हमने अपना प्रीवियस ईयर बना लेना. वैसे ये 1 अप्रैल से शुरू होएगा 19 से, 31 मार्च 2020 को खत्म होगा. ये आ गया. 1 सितंबर से मिला उसे हाउस, यस बिल्कुल ठीक, 1 सितंबर आ गया ये. अब हम 1 सितंबर से काउंट करते हैं, ध्यान से देखना. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, during 5 months he was not given rent free furnished accommodation, and during 7 months he was given rent free furnished accommodation. तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 7 months. यस बिल्कुल 7 month होती अगर उसकी सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे होती, बट क्वेश्चन ने पहली लाइन में लिख दिया हिज सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मैंने कहा था +1 -1, तो इधर 6 months हो जाएंगे, और इधर 7 में से 1 चला गया, इधर भी 6 months हो जाएंगे.
तो जो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन में कैलकुलेट करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट आई विल कैलकुलेट फॉर 6 months if it is given on 1st September. प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यही एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, पूरे में और कुछ नहीं था। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन उसे जो मिली है, 2 अकोमोडेशन उसे मिली थी, दैट इज टैक्सेबल फॉर 6 months। अगर आप वैसे कैलकुलेशंस करोगे तो वो लास्ट से 7 months ही बनते हैं आपके हिसाब से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 months। इट इज फॉर लास्ट, अगर सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। In this particular question, salary is due on 1st day of next month, तो we'll take for 6 months। ये जो हम सैलरी निकालेंगे, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है, 6 months निकालेंगे। रूल वही रखेंगे, 15% ऑफ सैलरी टू और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। पूरे साल का निकाल कर 6/12 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैलरी में चेंज नहीं है। बट इन रियल लाइफ ऐसे नहीं है। रियल लाइफ में हम सैलरी ये पिछले वाले 6 महीने की लेनी है। इसमें तो क्वेश्चन में कोई चेंज ही नहीं था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब एक्चुअल में कहीं दिक्कत आ जाए तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि जिस 6 months में उसे रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन मिली है, उन्हीं 6 months की सैलरी लेनी है। अगर सैलरी में फर्क आएगा तो फिर मैं उस केस में उन्हीं 6 months की अलग अलग करके निकालूंगा कि सितंबर से मार्च तक की जो उसकी सैलरी बनेगी 6 months की, वो लूंगा, पीछे वाली, आगे वाली नहीं लूंगा। ये ध्यान रखना है, जिस पीरियड का रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है उसी की सैलरी टू लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे भी करना चाहें तो यहीं से कर लेते हैं। ये कर लेंगे 336 बेसिक सैलरी, डीए एंटर्स 336,000 प्लस डीए एंटर्स इनटू पे, यस 67,200 प्लस कमीशन है नहीं, प्लस बोनस है नहीं, प्लस लीव इनकैशमेंट वो भी नहीं है, प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, यस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस में अलाउंस है एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस 12,000, ये जुड़ेगा, और इंटू 6/12 भी कर लो, इंटू 6/12, इसका 6/12 कर लेते हैं, इंटू 6 months के लिए चाहिए तो 6/12। और रेंट भी, जो रेंट ले रहे हैं एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, वो गिवन तो है 8800 पर मंथ, लेकिन हम 6 months का ही लेंगे क्योंकि हम रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन फॉर 6 months निकाल रहे हैं इसके। तो निकाल लेते हैं 3,36,000 प्लस 67,200 प्लस 12,000, ये पूरी सैलरी आ गई, सैलरी 2 इंटू 6/12, 6 months की निकाल लो, लास्ट वाले 6 months की 2,07,600, इसका 15%, it will be 31,140, 31,140, और 8,800 into 12, sorry 6, 8,800 into 6, 52,800, whichever is less। तो फर्नीचर है नहीं, फर्नीचर हटा देते हैं इस बार, तो lesser amount is 31,140। This is going to be taxable amount of rent free furnished accommodation। बुक में जो आंसर दिया है मेरे ख्याल स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 दी है, वो चेंज होगी या 50,000 लगेगी, सारी जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 में तो अभी देखिए। टोटल जो आएगा हमारे पास दैट इज 5,88,556, ये आगे उठा हमारी ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी मिलेगी, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो हम देंगे ही देंगे, वो लेस हो जाएगी।
और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो हमारी सैलरी इनकम आ जाएगी। That will be salary income. 5,38,556. This is salary income. And this amount is going to be taxable added to the GTI of an employee.